वीराना, 2 गज जमीन के नीचे, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा। 80s और 90s का नॉस्टैल्जिया खोजने वालों के लिए ये दौर इन सारे नामों के बिना अधूरा है। ये हिंदी सिनेमा की कुछ पहली हॉरर फिल्म्स के नाम हैं जिनके निर्माता निर्देशक हुआ करते थे रामसे ब्रदर्स। जब हम कुछ पहली कहते हैं तो ये अपनी तरह की तो पहली ही थी। रामसे ब्रदर्स की सभी फिल्मों में लगभग एक तरह की कहानी हुआ करती थी। रात का अंधेरा, खुलती हुई कब्र, जमींदारों की तस्वीरें जिनमें आंखें हिलती थी और सिडक्टिव चुड़ैलें भी। इनके अलावा इन सभी फिल्म्स में एक और चीज़ ज़रूर होती थी, एक पुराना डाक बंगला और उसकी रखवाली करने वाला एक नौकर जो हाथ में एक लालटेन ज़रूर पकड़ता था और उसके सिर में एक मंकी कैप होती थी। आज हम आपको सुनाएंगे इन्हीं डाक बंगलों की कहानी। किस काम आते थे ये डाक बंगले, इनकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये भूतिया समझे गए, ये सब जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। उन्नीसवीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अगर आप ब्रिटिश सरकार के अफसर होते तो आपको अपने काम के लिए भारत में कहीं भी जाना पड़ सकता था। अंग्रेजों के रिश्तेदार तो थे नहीं, इसलिए अगर कोई जगह काफी रिमोट होती तो उनके पास एक ही आसरा होता था, डाक बंगला। डाक बंगला जो जानवरों से तो बचाता ही था, साथ ही वीराने में घूमने वाली नापाक रूहों से भी आपकी रक्षा करता था। उस टाइम लोग बोलते थे ऐसा, अंग्रेज ऐसा मानते भी थे। वो अंग्रेज थे लेकिन भूतों से उन्हें भी उतना ही डर लगता था जितना आम हिंदुस्तानियों को। डाक बंगला बनाया क्यों गया, ये इसके नाम से ही साफ था। डाक का मतलब चिट्ठी पत्री। भारत में पोस्टल सर्विस की शुरुआत हुई थी साल 1766 में। इसे शुरू किया था पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने। शुरुआत में पोस्टल सर्विस को कंपनी मेल कहते थे। 1837 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, 1837 पोस्ट ऑफिस एक्ट, जिसके तहत भारत में पोस्ट ऑफिस बनाए जाने लगे। पोस्ट ऑफिस यानी वो जगह जहां से पोस्ट बांटी जाती है, मेल्स, आपकी चिट्ठियां। लेकिन यहां तक पोस्ट पहुंचाने के लिए अक्सर लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, खासकर रेलवे से आने के पहले तो यही होता था। इस लंबी यात्रा में अक्सर रात हो जाती थी, वीरान जगहों पर रुकना पड़ता था। शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारी कैंप और टेंट्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन टेंट्स अधिक सुरक्षित नहीं थे और मानसून के महीने में उनमें रहना असंभव होता था। 1854 में अंग्रेज सरकार ने इंडियन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत की, PWD, और तब पहली बार अंग्रेजों को डाक बंगलों का विचार आया। ये डाक बंगले रिमोट इलाकों में बनाए गए ताकि पोस्ट ले जाने वाले अधिकारी उनमें ठहर सकें। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों के रुकने के काम आने लगे। सभी प्रशासनिक अधिकारी अगर जाएंगे रुक जाएंगे। हिमालय की तलहटी से लेकर दूर दक्षिण तक डाक बंगले बने। ये सभी दिखने में लगभग एक जैसे होते थे, सस्ते लेकिन टिकाऊ। सभी डाक बंगलों का बेसिक डिजाइन एक जैसा होता था। एक बड़ा सा कमरा जिसमें 2 बेड्स होते थे। कमरों की ऊंचाई काफी ज्यादा होती थी, साथ में एक किचन और एक बड़ा सा बरामदा होता था। दूर जंगली इलाकों में बने डाक बंगलों के बीच 25 से 30 किलोमीटर की दूरी होती थी। J.K. स्टैनफोर्ड नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने अपने संस्मरणों में इन डाक बंगलों का तफसील से जिक्र किया है। स्टैनफोर्ड लिखते हैं, अधिकारी अपने साथ खुद का बिस्तर लेकर चलता था और हर अधिकारी को यात्रा के लिए प्रति रात का 7.5 रुपए भत्ता मिलता था और इसी में घोड़े का चारा और खुद के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ता था। इन डाक बंगलों की एक खास बात और होती थी, इनकी देखभाल करने के लिए केयर टेकर रखा जाता था जो खानसामे का काम भी करता था। उसी को वॉचमैन का काम है, उसी को कुक का भी काम करना है। स्टैनफोर्ड लिखते हैं कि खानसामे डाक बंगलों में ही रहते और वहां अक्सर मुर्गी पाला करते ताकि अगर देर रात कोई अफसर आ जाए तो उसके लिए खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाए। खाने की बात करें तो कैप्टन करी और चिकन कटलेट जैसे कई व्यंजन डाक बंगलों में ही पहली बार ईजाद हुए और आगे चलकर शहर के होटल्स में बिके भी। डाक बंगलों की कहानियां हालांकि इन खुशफहम बातों तक ही सीमित नहीं है। समय के साथ डाक बंगलों का डरावना चरित्र विकसित हुआ जिसके पीछे कुछ हिंसक घटनाएं थीं। मसलन 1857 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेज अफसरों पर हमला हुआ तो उनमें से कई ने डाक बंगलों में ही शरण ली, लेकिन डाक बंगले में घुसकर भी कई अंग्रेज अफसरों को मारा गया। विलियम हावर्ड रसेल नाम के एक पत्रकार हुआ करते थे जो ब्रिटिश डेली अखबार द टाइम्स के लिए रिपोर्टर थे। रसेल को ही आधुनिक दौर का पहला वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट माना जाता है। रसेल ने 1857 की क्रांति के दौरान पूरे भारत में घूम घूम कर रिपोर्टिंग की और क्रांति की घटनाओं को दर्ज किया। अपनी रिपोर्ट्स में रसेल कई डाक बंगलों का जिक्र करते हैं जिनमें दीवार पर ब्रिटिश विरोधी नारे लिखे होते थे।
डाक बंगले चूंकि वीराने में होते थे, इसलिए इनके साथ कई भूतिया कहानियां भी जुड़ती गईं। मसलन दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास टेलीग्राफ ऑफिस के नजदीक एक डाक बंगला हुआ करता था, जिसे अब तोड़ दिया गया है। उस डाक बंगले को लेकर कहानी चलती थी कि एक ब्रिटिश अफसर ने प्रेमिका को न हासिल कर पाने पर वहां अपनी जान दी थी, जिसके बाद वो डाक बंगला भूतिया हो गया। डाक बंगलों की ऐसी कई और कहानियां भी प्रचलित है, जिनका जिक्र रडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब में भी किया है, अपनी किताबों में। रडयार्ड किपलिंग यानी जंगल बुक लिखने वाले ब्रिटिश लेखक, जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। किपलिंग ने लिखा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे ऐसे कई बंगले थे जिनके साथ एक कब्रिस्तान भी होता था। डाक बंगलों के इतिहास पर राजिका भंडारी ने एक शानदार किताब लिखी है, द राज ऑफ द मूव, स्टोरी ऑफ द डाक बंगलो। लाइफ हिस्ट्री इंडिया नाम की वेबसाइट से बातचीत में राजिका भंडारी बताती हैं, डाक बंगलों ने भारत में रहने वाले ब्रिटिश अफसरों के सामाजिक जीवन पर भी बड़ा असर डाला। अक्सर उन्हें घर से दूर इन्हीं डाक बंगलों में क्रिसमस मनाना पड़ता था। ऐसे में वो अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर चलते थे। इसी तरह कई ब्रिटिश बच्चे भारत के ऐसे दूर दराज वीरान इलाकों से रूबरू हुए। 21वीं सदी में डाक बंगलों का अस्तित्व अब दुर्लभ हो गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जो अभी भी ब्रिटिश राज के एक अनोखे पहलू का इतिहास खुद में समेटे हुए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं खंड, शिमला में कसौली, केरल में मन्नार में अभी भी कुछ पुराने डाक बंगले बचे हुए हैं। हालांकि अब लालटेन पकड़े कोई रामू काका इनकी देखभाल नहीं करते, भूत भी इन्हें छोड़कर कब के चले गए शहर की तरफ। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कोशिश हमारी पसंद आई होगी। अंत में जाते आते एक जरूरी जानकारी भी ले लीजिए, आप लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए जल्द ही एक बार फिर शुरू हो रही है ललन टॉप चुनाव यात्रा। इस यात्रा में हम नहीं होंगे अकेले, आप भी हमसे जुड़िए बताकर मेरी सीट मेरा फैक्टर। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम को अपने इलाके में बुलाना, हमें बताइए वो बातें जो आपकी लोकसभा सीट को बनाती हैं खास, हम तक पहुंचाइए वो फैक्टर जिन पर होनी चाहिए खास पॉलिटिकल बातें। सब्जेक्ट में लिखिएगा जरूर मेरी सीट मेरा फैक्टर और भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। हम पहुंचेंगे आपकी सीट पर, करेंगे आपसे बात।